हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स या ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ऊर्जा प्रवाह का या फ्लो ऑफ हीट का अध्ययन करते हैं। इसको हम मैक्रो साइंस भी कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स को हम एग्जैक्ट साइंस भी कहते हैं और इसी को हम एनर्जेटिक्स भी कहते हैं। आज हमें जो चीज़ पढ़नी है वो है एनर्जी, हीट एंड वर्क, ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं और किस तरीके से इनमें कन्वर्जन्स होते हैं। ऊष्मा गतिकी इनके बारे में क्या कहती है, इनके क्या डेफिनेशंस होती है, ये सब हम यहाँ स्टडी करेंगे। एनर्जी इज़ एबिलिटी टू कॉज चेंज इन एन ऑब्जेक्ट। ऊर्जा के बारे में जो हमने शुरू में डेफिनेशंस पढ़ी है, परिभाषाएं पढ़ी हैं। एनर्जी इज़ कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अब ये जो ऊर्जा होती है इसकी वजह से किस तरीके के चेंजेस आते हैं। द चेंज कैन इन्वॉल्व आइदर द मोशन और द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स पार्टिकल्स। ऊर्जा से किसी भी पार्टिकल के अंदर गति आ सकती है, मोशन आ सकता है, या फिर उसकी पोजीशन में या उसके अवस्थाओं में चेंज आता है। अब एनर्जी के कई फॉर्म्स जो अपन डेली लाइफ में देखते हैं, हीट एनर्जी देखते हैं, सोलर एनर्जी देखते हैं, केमिकल्स की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखते हैं और मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं। ये ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। व्हाट थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अबाउट एनर्जी, लेकिन हम यहाँ जो अध्ययन करेंगे वो किसके हिसाब से करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से या ऊष्मा गति के हिसाब से, कि ऊष्मा गति की ऊर्जा के बारे में क्या कहती है। नो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनर्जी गिवन बाय थर्मोडायनेमिक्स ओनली डील्स विद द चेंज ऑफ टोटल एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स हमें ये कहता है कि हम ऊर्जा के चेंज का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते। एनर्जी चेंज विद सम रेफरेंस, और जब हम ये गणना करते हैं, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें किसी रेफरेंस की ज़रूरत होती है। उस रेफरेंस के आधार पे हम कह सकते हैं कि इसकी तुलना में इसमें कितनी एनर्जी है। Thus the total energy of a system can be assigned a value 0 at some reference point. अब जैसे अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें इतनी एनर्जी है, हम उस रेफरेंस पॉइंट से कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ अगर हमने इसको रेफरेंस पॉइंट बना लिया तो इसकी तुलना में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और इसकी तुलना में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा की हम गणना कर सकते हैं। In thermodynamics, total energy is divided into two groups, microscopic and macroscopic forms. अब ऊष्मा गतिकी में जब हम ऊर्जा की गणना करते हैं तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक होती है माइक्रोस्कोपिक, सूक्ष्म, और एक होती है मैक्रोस्कोपिक या स्थूल। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, द इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी एट एटमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल्स। ये सूक्ष्म ऊर्जा है। तो सूक्ष्म ऊर्जा किन में पाई जाएगी, जो सूक्ष्म कण हैं, जैसे कि एटम्स में या फिर मॉलिक्यूल्स या अणुओं में। दिस एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। जब हम अणु या परमाणु की बात करते हैं तो उनमें जो ऊर्जा है, उनमें कौन कौन सी ऊर्जा होती है, उनमें उनकी गति की वजह से गतिज ऊर्जा होती है, और दूसरी उनमें स्थितिज ऊर्जा होती है, जो किसकी वजह से होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। उनमें जो अंतर आणविक बल पाए जाते हैं उन बलों की वजह से उनमें स्थितिज ऊर्जा होती है। तो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ, सूक्ष्म एनर्जी जो सूक्ष्म पार्टिकल्स में पाई जाती है, पॉपुलरली नोन एज इंटरनल एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। अब ये जो इनमें इंटरनल एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है, बाइंडिंग फोर्सेस की वजह से होती है, और साथ में इनमें जो गति पाई जाती है, अणु और परमाणुओं में कौन सी गति पाई जाती है, या तो ट्रांसलेशन गति पाई जाती है, या रोटेशन पाई जाती है, या फिर वाइब्रेशन वाली गति पाई जाती है। इन गतियों की वजह से
जो सूक्ष्म कण हैं उनमें ऊर्जा पाई जाती है, कौन सी वाली? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो ये ऊर्जा का कौन सा रूप हो गया? ये ऊर्जा का रूप हो गया सूक्ष्म रूप। जैसे हम यहाँ देखते हैं, ये एक ग्लास में पानी रखा हुआ है। नो एपरेंट एनर्जी ऑफ द ग्लास ऑफ वाटर ऑन मैक्रोस्कोपिक स्केल। अब यहाँ पर इस पानी में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा किसकी वजह से है? इसमें जो कण हैं, जो एटम्स हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें ऊर्जा है। उनमें कौन कौन सी ऊर्जा है? काइनेटिक एनर्जी है और उनमें पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से है? उनमें गति की वजह से। और गति कौन कौन सी है? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशन। और उनमें क्या है? ये तो गतिज ऊर्जा हो गई। दूसरी है उनमें स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसकी वजह से? इन अणुओं के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है, अंतरा आणविक बल, इन अंतरा आणविक बलों की वजह से इनमें पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलेंगे? इन दोनों को मिलाकर के हम बोलेंगे इनकी टोटल इंटरनल एनर्जी, कैपिटल यू। अब एनर्जी को हम एक और भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, वो है सेंसिबल एनर्जी एंड लेटेंट एनर्जी। द पोर्शन ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एसोसिएटेड विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सेंसिबल हीट इज रिलेटेड टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस और ऑब्जेक्ट विथ नो चेंज इन फेज। वो एनर्जी सूक्ष्म कणों में जो हमें नज़र आती है जब उनकी प्रावस्था में कोई भी परिवर्तन ना हो रहा हो, उसको हम सेंसिबल एनर्जी कहते हैं। दूसरी एनर्जी होती है लेटेंट एनर्जी, जिसको हम गुप्त ऊर्जा भी कहते हैं। द इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विथ फेज चेंज ऑफ अ सिस्टम, जहाँ प्रावस्था चेंज होती है। प्रावस्था चेंज होने का मतलब क्या हुआ? सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड अगर गैस में चेंज हो रहा है, तो उनका फेज चेंज हो रहा है। इस समय जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट एनर्जी। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड द लेटेंट एनर्जी। अब इस ग्राफ में जब हम देखेंगे तो ये चीज़ हमें समझ में आएगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, या जिसको हम कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। अब यहाँ पे हमें जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें यहाँ हमने टेम्परेचर लिया है और यहाँ पर हमने एनर्जी इनपुट दिया है। ए से बी तक ये इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। बी से लेकर के सी तक में आप देखेंगे टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। फिर सी से डी तक जब हम जाते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन डी से लेकर ई तक आने में फिर से कोई भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। अब ये अलग अलग अवस्थाएं नज़र आ रही है। यहाँ पे ये सॉलिड है, यहाँ पे ये लिक्विड है और यहाँ पर ये गैस है। हम कह रहे हैं जब फेज़ चेंज होगा, जब प्रावस्था में चेंज होगा, प्रावस्था में चेंज कहाँ पर हो रहा है? पॉइंट बी से लेकर के पॉइंट सी तक। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि सॉलिड यहाँ पर चेंज हो रहा है लिक्विड अवस्था में, तो यहाँ पे फेज़ चेंज होगी। जब फेज़ चेंज होते टाइम आप देखेंगे एनर्जी हम इसको लगातार दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे टेम्परेचर का स्केल देखिए, बी पर भी वही टेम्परेचर है और सी पर भी वही टेम्परेचर है। इसका मतलब जब हम ऊर्जा सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर या तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो तापमान, जो एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, वो एनर्जी क्या कर रही है? सॉलिड से लिक्विड बनने में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आकर्षण बल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उनको तोड़ने का काम कर रही। और जब वो तोड़ने का काम कर रही है तो वो टेम्परेचर बढ़ाने का काम नहीं कर रही, इसलिए टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जहाँ पर सॉलिड हमारा मेल्ट होकर के चेंज हो रहा है लिक्विड में। हीट ट्रांसफर टू मेल्ट यूनिट मास ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड और लिक्विड इनटू सॉलिड। तो जहाँ पर भी प्रावस्था चेंज होगी, उस प्रावस्था चेंज होने वाले टाइम पर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जो ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी? गुप्त ऊर्जा कहलाएगी। इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जब वेपोराइजेशन का प्रोसेस होगा, मतलब लिक्विड किस में चेंज होगा? गैस में चेंज होगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होगी। डी से लेकर के ई तक में कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो ऊर्जा हम सप्लाई कर रहे हैं वो ऊर्जा क्या काम कर रही है? वो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का काम कर रही है। उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ऊर्जा माइक्रोस्कोपिक हो सकती है, मैक्रोस्कोपिक हो सकती है, सेंसेबल हो सकती है और लेटेंट हो सकती है।
इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा होती है। द स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब हम दूसरे फॉर्म पे आते हैं एनर्जी का, वो है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म, मतलब स्थूल जो पार्ट होता है, बड़ा जो पार्ट होता है। मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी दैट इज पजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन। और जो गतिज ऊर्जा होती है उसको हम क्या मानते हैं, किसी गति के कारण, मॉलिक्यूल्स की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अदर। जो उसकी अवस्था के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। लेकिन ये जो डेफिनेशन होती है हमारी, ये डेफिनेशन हमारी अधूरी होती है। अधूरी क्यों होती है, क्योंकि इसकी पूरी डेफिनेशन ये होती है किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु में उसकी अवस्था की वजह से जो ऊर्जा होती है, जब वो किसी भी बल क्षेत्र में रखा हो, मतलब उसमें जब कोई फोर्स फील्ड हो। जैसे हम अर्थ की बात करते हैं, अपनी पृथ्वी के ऊपर जो भी चीज़ें रखी हुई है सब में स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन वो स्थितिज ऊर्जा क्यों है, क्योंकि वो एक फोर्स फील्ड में रखा हुआ है, एक बल क्षेत्र में रखा हुआ है। और वो बल क्षेत्र कौन सा है, गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो स्थितिज ऊर्जा तब होती है जब वो किसी फोर्स फील्ड में रखा हुआ होता है, किसी बल क्षेत्र में रखा होता है। अगर बल क्षेत्र में रखा हुआ नहीं होगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। अप टू हेयर ऑल एनर्जी व स्टोर्ड एनर्जी और स्टैटिक एनर्जी। अब ये वाली जो एनर्जीज है, ये जो ऊर्जा हमने सारी पढ़ी है, ये एक स्टोर्ड एनर्जी फॉर्म है। स्टोर्ड मीन्स एनर्जी नॉट क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, कि ये सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रही है। हमने भी सिर्फ ये पढ़ा है कि ये ऊर्जा इनमें है, काइनेटिक एनर्जी है या फिर इनमें पोटेंशियल एनर्जी है। डायनेमिक और ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इंटरेक्शन क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अब ये एनर्जी जो प्रवाहित होती है, ऊर्जा जो प्रवाहित होती है, ये किस तरीके से प्रवाहित होती है, दो तरीके से प्रवाहित होती है ऊर्जा। एक तो हीट के रूप में, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में, और दूसरा वर्क या कार्य के रूप में। हीट के रूप में जब ऊर्जा प्रवाहित होती है तो उसका प्रेरक बल या ड्राइविंग फोर्स क्या है, टेम्परेचर, तापमान। और जब वर्क के रूप में ऊर्जा प्रवाहित होती है तो उसका ड्राइविंग फोर्स होता है अदर देन टेम्परेचर, तापमान के अलावा कोई भी और मानक जिसकी वजह से वो प्रवाहित हो रही है। इन मैकेनिक्स वर्क इज डन बाय फोर्स एज इट्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में हम कार्य कैसे मानते हैं, डब्ल्यू, जब वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी अपन ने पढ़ा हुआ है। तो मैकेनिक्स हमें क्या बोलता है, तब वर्क किया जाता है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में वर्क अलग तरीके से होता है। वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ सिस्टम इफ द सोल इफेक्ट ऑन द थिंग्स एक्सटर्नल टू द सिस्टम कैन बी रिड्यूस टू रेजिंग ऑफ अ वेट। थर्मोडायनेमिक्स में हम कार्य की एक अलग अवधारणा, एक अलग कंसेप्ट देते हैं, और वो क्या है, ऊष्मा गतिकी में कार्य उस मात्रा को कहते हैं जो किसी भी तंत्र की परिसीमा या बाउंड्री में किसी परिवर्तन के दौरान प्रवाहित हो रहा हो और जो पूर्ण रूप से सराउंडिंग में किसी वजन को उठाने में परिवर्तित हो रहा हो। तो वर्क की जो डेफिनेशन मैकेनिक्स में होती है और जो थर्मोडायनेमिक्स में होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। अब यहाँ पर हम इसको और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से होती है। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो वर्क पढ़ना है और दूसरा है ऊष्मा या हीट। ऊष्मा गतिकी में ऊष्मा को उस मात्रा में परिभाषित करते हैं जो तंत्र और सराउंडिंग्स के मध्य तापमान के अंतर के कारण, तंत्र के अवस्था परिवर्तन के समय, तंत्र की परिसीमा या बाउंड्री से प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर ये इन्होंने तीन स्ट्रक्चर दिखाए, ए, बी एंड सी। अभी जो हमने अपन ने पढ़ा था कि वर्क की क्या डेफिनेशन होती है थर्मोडायनेमिक्स में, उसको एक बार अपन समझ लेते हैं। हमने ये जो ग्रीन कलर की बाउंड्री दिखाई, ये बाउंड्री है, इसके अंदर हमारा सिस्टम है। हमने स्टार्टिंग में जब अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तो तीन चीज़ें पढ़ी थी, सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री। सिस्टम, जिस भी चीज़ के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं वो हमारे लिए सिस्टम है। वो सिस्टम, उस सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है वो सारी सराउंडिंग्स है। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो अलग करता है वो उसकी बाउंड्री है। ये जो अपन को ग्रीन कलर की नज़र आ रही है
ये यहाँ पर बाउंड्री, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने एक बैटरी ली हुई है और ये हमने एक मोटर लगा रखी है। अब क्या डिफरेंस है, यहाँ हमने सिस्टम को, ये वाला सिस्टम लिया है, यहाँ पर हमने वेट को उठाने का लिया है, और ये हमारा यहाँ पे ये वाला सिस्टम है। तो सिस्टम का जो वर्क क्या है, जो बाउंड्री के ऊपर उत्पन्न होता है, जैसे बाउंड्री लाइन पे अगर हमने इसको लगा लिया तो ये वेट हमारा, इससे वेट ऊपर जाता है या वेट इससे नीचे जाता है। अब पार्ट बी को देखिए, इसमें पार्ट बी आपको नज़र आ रहा है, ये वाला सिस्टम है हमारा। इसके अलावा जो भी कुछ है वो सब सराउंडिंग्स है, और ये इसकी बाउंड्री है। एज द मोटर टर्न्स द वेट इज रेज्ड एंड द सोल effect external to the system is the raising of a weight. So for part A, work is crossing the boundary of the system because the sole effect of the external to the system could be the raising of the weight. ये हमने weight यहाँ पे रखा हुआ है। हमने क्या कहा था, ऊष्मागतिकी में कार्य उस मात्रा को कहते हैं जो किसी तंत्र की परिसीमा या बाउंड्री में किसी परिवर्तन के दौरान प्रवाहित हो रहा है और जो पूर्ण रूप से सराउंडिंग्स में किसी वजन को उठाने में परिवर्तित हो रहा है। सराउंडिंग्स में से वजन को उठाने में परिवर्तित हो रहा है। लुकिंग एट पार्ट सी, द ओनली लिमिटिंग फैक्टर इज हैविंग द सोल एक्सटर्नल इफेक्ट be raising the weight in the inefficiency of the motor. Therefore, it can be concluded that when there is a flow of electricity across the boundary of a system, it is work. या across the boundary of system में यहाँ पे इसको वेट को उठा रहा है और इसको हम क्या बोलेंगे, वर्क कहेंगे, या हम इसको कार्य कहेंगे। अब इसमें वर्क जो है वो किससे डिनोटेट करेंगे हम, mgh से। तो सराउंडिंग्स में जो कार्य है उसकी गणना हम करते हैं mgh से, या m क्या है, उठाए गए वजन का द्रव्यमान, g है गुरुत्वाकर्षण बल, और h है वो हाइट जहाँ तक हमने इस वजन को हटाया। यदि h का मान धनात्मक है, अर्थात वजन को ऊपर की ओर उठाया गया है, तो हम कहते हैं कि सराउंडिंग में कार्य उत्पन्न हुआ है, अर्थात कार्य का प्रवाह तंत्र से सराउंडिंग्स की ओर है, ठीक है। और यदि h का मान निगेटिव है, इसका अर्थ है वजन अगर नीचे की ओर गिर गया है, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि सराउंडिंग में कार्य नष्ट हो गया, अर्थात कार्य सराउंडिंग से तंत्र की ओर प्रवाहित किया गया। एनर्जी ट्रांसफ़र, हीट एंड वर्क। अब ये जो ऊर्जा है हमारे पास, जो हमारा सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट है साइंस का, इस ऊर्जा का प्रवाह किस तरीके से होता है। ऊर्जा प्रवाहित दो तरीके से होती है, एक ऊष्मा के रूप में और दूसरा कार्य के रूप में। और इसीलिए हम हीट और वर्क दोनों को एनर्जी की यूनिट्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। हीट एंड वर्क दोनों एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ओपन सिस्टम में किस तरीके से होता है, अलाउज मैटर एंड एनर्जी टू एंटर एंड लीव द सिस्टम। अपन ने 3 तरीके के सिस्टम स्टार्टिंग में पढ़े हुए थे, खुला तंत्र, बंद तंत्र और विलगित तंत्र। ओपन सिस्टम एनर्जी और मैटर दोनों उसमें से फ्लो कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम इज अ सिस्टम wherein no matter enters or leaves in the system, it only interacts with its surrounding in terms of energy transfers. Isolated system is a system where neither matter nor energy enters or leaves to the system. ये अपन ने पिछली बार पढ़ लिया था। अब ऊष्मा या हीट, हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस। अब हीट या ऊष्मा का प्रवाह ये एनर्जी ट्रांसफ़र है जो कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T से हम इसको डिनोट करते हैं। वर्क क्या है, वर्क इज़ द एनर्जी ट्रांसफर्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव अगेंस्ट फोर्स। ये अपन ने मैकेनिक्स में पढ़ा था, W इज इक्वल टू F इंटू डी। लेकिन ऊष्मा गतिकी में वर्क क्या होता है, यह भी अपन ने पढ़ लिया। When work is done by a system, it is arbitrarily taken to be positive. जब सिस्टम या तंत्र के द्वारा कार्य किया जाता है तो हम पॉजिटिव लेते हैं। When work is done on a system, taken to be negative. और जब तंत्र पर कार्य किया जाता है तो हम इसको निगेटिव लेते हैं। ये हमने अभी अभी पढ़ा था। इसका क्या रेफरेंस है, जो हमने H पढ़ा था, जब H पॉजिटिव होता है और H निगेटिव होता है। इसके बाद में है हीट ट्रांसफ़र या ऊष्मा का प्रवाह।
heat flows into system then it is positive, heat flows out of the system then it is negative। अब एनर्जी जो ट्रांसफ़र होता है वो किसके द्वारा होता है, या तो वर्क के द्वारा और या फिर हीट के द्वारा। हीट का मतलब क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जब दो चीज़ों का टेम्परेचर अलग अलग होता है तो फिर ऊष्मा प्रवाहित होती है। अपन ने देखा है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरह प्रवाहित होती है। और जो वर्क होता है वो अदर देन हीट एनर्जी ट्रांसफ़र है, एनर्जी ट्रांसफ़र अदर देन हीट। वर्क कैन बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है, काम को हम पूरी तरीके से ऊष्मा में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ऊष्मा को हम कार्य में पूरी तरीके से परिवर्तित नहीं कर सकते। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। जैसे अगर हम सर्दियों में अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे तो हथेलियाँ हमारी गर्म हो जाती है। कैसे हो जाती है, क्योंकि हमने उस पर वर्क किया है और वो वर्क किस में चेंज हो गया, हीट ऊष्मा में चेंज हो गया, इसलिए वो गर्म हो गए। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि वर्क किस तरीके का होता है और पीवी ग्राफ में हम वर्क किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।